to Study Points. This is Anup Dwivedi and today we will continue our chapter Real Numbers of Class 10th. तो आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि दो प्रोडक्ट अगर दो नंबर्स हमारे पास तो उनका प्रोडक्ट जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार और 1 मार्क में आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे में आप सैंपल पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन ही होगा 1 मार्क का इसी पे बेस्ट। कहते क्या है कि अगर हमारे पास दो नंबर से ए बी तो दोनों का प्रोडक्ट उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम होता है। ठीक है, इस तरह शॉर्ट में आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। एग्जाम्पल एक देखते हैं तो दो नंबर्स का एचसीएफ जो है 23 है, एलसीएम 1449 है और फर्स्ट नंबर अगर 161 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर के लिए देखिए अब यहीं से हम थोड़ा सा फॉर्मूला जो है निगोरेट कर लेते हैं। अगर फर्स्ट नंबर फाइंड करना हो तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन सेकंड नंबर। अगर सेकंड नंबर फाइंड करना होगा तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन फर्स्ट नंबर। अगर एचसीएफ फाइंड करना होगा तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एलसीएम और अगर एलसीएम फाइंड करना होगा तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एचसीएफ। तो इस तरह से एक फार्मूले से हम चार फार्मूले बना सकते हैं, फर्स्ट नंबर के लिए, सेकंड नंबर के लिए, एचसीएफ के लिए और एलसीएम के लिए। एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एलसीएम नीचे आएगा, एलसीएम फाइंड करना चाहेंगे तो एचसीएफ नीचे आएगा। फर्स्ट नंबर फाइंड करेंगे तो सेकंड नंबर नीचे आएगा, सेकंड नंबर फाइंड करेंगे तो फर्स्ट नंबर नीचे आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है तो फॉर सेकंड नंबर हमारे पास होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन फर्स्ट नंबर। तो एचसीएफ है 23, एलसीएम है 1449 और अपॉन 161। ठीक है, कैंसल आउट कर लेंगे इसको हम और कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 207। इसको हम कैंसल आउट कर लेते हैं, 7 से कैंसल आउट करते हैं। 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 23 से 23 कैंसिल, ये हो जाएगा 207। तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 207। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे अगर उसमें क्या क्या हो सकता है तो चार चीजें होंगी, दो नंबर्स होंगे, एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा, चार में से कोई तीन चीजें दी हुई होगी और एक अगर आपको फाइंड आउट करना होगा तो आप इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसका अप्लाई करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आप दो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए एक और क्वेश्चन कह रहे कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। इस कंडीशन में हमको कोई मेथड लगा सकते हैं आप। एचसीएफ ही फाइंड करना होता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, जब भी लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करता है 245 और 1037 को और हर एक कंडीशन में 5 रिमाइंडर भेजता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों में से 5 माइनस कर देंगे, 245 माइनस 5 कर लेंगे, ये 240 हो जाएगा और 1037 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 1032 हो जाएगा। ऑलराइट, अब हमें क्या करना होगा तो आप सिंपली या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, एचसीएफ फाइंड कर लीजिए या डिवीजन कर लीजिए। तो मैं डिवीजन करता हूँ, डिवीजन प्रेफर करता हूँ, मुझे डिवीजन आसान लगता है। 1032 डिवाइड करेंगे तो 24 से ये जाएगा 8 टाइम में, 24 से अगर 8 टाइम में करते हैं तो 8 4 32 2 0, 8 4 32 2 3 2 16 90। टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 24 एक सेकेंड, 24 4 जा 96 होता है तो 24 से 4 टाइम में या 3 टाइम में देखते हैं। 3 0 4 3 जा 12 3 2 6 1 7 और अगर 4 टाइम में देखेंगे तो 960। तो 4 टाइम में 960 होगा तो बचेगा 2 और यहाँ पे 30 चल जाएगा 7 और ये 240 तो ये हो जाएगा 7 से 2 टाइम में 3 टाइम अधिक हो जाएगा। 7 3 जा 21, 72 3 जा 3 टाइम में 2 3 जा 6, 7 3 21 206, 3 टाइम में 216 होगा तो ये बचेगा 4 2 24, 3 टाइम में 72, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा 24। तो डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं आप, चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं 240 का और 1032 का। तो आप लोग डिवीजन से मैंने कर दिया है, आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से एक बार करके देख लीजिएगा, उस समय भी एचसीएफ 24 पाएगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें क्या रहेगा
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245। अगर ईच केस कहेगा तो हमको दोनों में से माइनस करना है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है जिसमें ये कहता है कि दो नंबर्स देता है, जैसे 5 के जगह पे मान लीजिए कि 4 और 5 के देगा और रिस्पेक्टिवली कहेगा, तो हमें 4 इसमें से माइनस करना होगा और 5 इसमें से माइनस करना होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिया होगा, एक बार आप देख लीजिएगा। तो रिमाइंडर 1 देगा तो दोनों में से माइनस करिए, अगर अलग अलग देता है तो रिस्पेक्टिवली दोनों में से माइनस कर सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आप। तो फ्रेंड्स देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है, इसमें भी हम एचसीएफ का यूज करेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिनट्स के इंटरवल पे रिस्पेक्टिवली 6 बेल्स जो है वो टॉल करती हैं, बजती हैं। तो 30 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो यहाँ पे भी आपको रिंग करेंगी या बजेंगी, तो टॉल करेंगी मतलब रिंग करेंगी। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे फाइंड आउट करना होता है, ऐसे फाइंड आउट करके डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 एंड 10 का एलसीएम अगर फाइंड करेंगे तो 2, 4, 6, 8 एंड 10 और 12 फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये होगा 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12। फिर 2 से 2 1 2 3 2 2 4 5 2 3 6। फिर सबको एक ही बार लिख लेते हैं। फिर 2 1 2 3 फिर 5 3 फिर 3 से 1 1 1 फिर 5 से, तो ये जाएगा 5 3 जा 15 एंड 15 6 जा 120। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 4 6 8 10 एंड 12 का 120, ठीक है। 120 मिनट हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू 2 आवर होगा, ठीक है। 2 घंटे होंगे। 30 घंटे में कितनी बार? तो 30 घंटे में इन 30 आवर्स 30/2 हो जाएगा 50 और प्लस 1 टाइम पहले अर्लियर ही एक बार रिंग कर चुकी है, तो ये टोटल हो जाएगा 16 टाइम्स। ध्यान रहेगा 1 टाइम अर्लियर होता है तो n+1 कर देते हैं, जो पहले एक बार बच जाता है एक बार टॉल कर देता है, उसके बाद जो भी आता है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो 60 टाइम्स टोल होगा। तो ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप इस क्वेश्चन को इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। और एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, तो इससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग 3-4 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। अभी हम देखेंगे रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी जो हम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, और इससे भी वर्मा का क्वेश्चन आप पूछा जाता है और कंपटीशन में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको भी रिकॉल कर लेते हैं। जैसे रैशनल नंबर के बारे में हम जानते हैं, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q के फॉर्म में होता है, जहां p और q इंटीजर्स होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। p और q के फॉर्म में होता है, p q इंटीजर्स होते हैं, बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। कुछ और भी चीजें जो 9th में पढ़ चुके हैं, जैसे नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, होल नंबर नेचुरल नंबर के साथ 0 इंक्लूड कर देते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और 0 जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। उसके बाद रेशनल नंबर p/q मैंने रेशनल बताया, जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेट हो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। उसको रिपीट करता हो, उसका डिवीजन जो रिपीट करता हो, डेसिमल में रिपीट करता हो या नॉन रिपीट करता हो, तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे आपको एक फ्रैक्शन दिया जाएगा, एक रेशनल नंबर दिया जाएगा, और तुरंत देखते ही बताना होगा कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, और हो सकता है कि आपको उसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन उसको टर्मिनेट भी करना हो, ठीक है। तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और फिर हम उसे डिवाइड करके देखेंगे। तो एक कंडीशन देता है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो p/q के फॉर्म में होगा, जो q जो होगा उसमें सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर्स होंगे, 2 और 5, और उसका पावर होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 नहीं आता है, या तो 2 या तो 5 या फिर कोई दूसरा 3 7 9 11 ये सब प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरह से 2 और 5 अगर आ जाते हैं तो हम देखते ही बता देंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने पूछा कि 7/8 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप तुरंत कहेंगे 7/8 जो होता है 2 का 2 into 2 लिखा जाता है, तो ये लोग नहीं लिख पाएंगे इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ 2 to the power 3 लिखा जाता है। तो नीचे 2 to the power m आ रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है।
अगर मैं पूछूं कि 7/24 टर्मिनेटिंग है तो आप लिखेंगे 7/2 का क्यूब इंटू 3। अब देखिए 2 तो आया है लेकिन साथ में एक और दूसरा प्राइम फैक्टर आ गया है 3, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको बता देंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो थोड़ा सा आप सीख लेते हैं कि किस तरह से हम डेसिमल अगर दे दिया जाए तो उसको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में चेंज कैसे करते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। जैसे मान लीजिए यहीं पे एक एग्जांपल दे दिया गया है 7/40। 7/40 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सबसे पहले 40 है तो ये 7/2 का क्यूब और इंटू 5 होगा। ठीक है, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरह से कुछ कर लेंगे, 2 2 जब 2 10 2 5 10 और 5 5 5, तो 3 टाइम्स 2 है 2 2 का क्यूब और 5 1 टाइम होता है। अब क्या करना है हमें, तो इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना है। तो यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि जो पावर 2 का है वही पावर 5 का भी रहना चाहिए। तो 2 का पावर 3 है और 5 का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 का भी पावर 3 ही रहना चाहिए। तो हम 5 के पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा 5 के पावर 2 से क्यों किया, क्योंकि 5 पे भी पावर 3 रहना चाहिए क्योंकि 2 पे पावर 3 है। तो यहाँ पे 7 इंटू 5 5 25 होगा और नीचे 2 का भी पावर 3 और 5 का भी पावर 3, तो 2 इंटू 5 का पावर 3 हम कह सकते हैं दोनों का एक ही साथ। अब ये हो जाएगा 7 5 35 5 7 2 14 एंड 3 17 अपॉन 5 2 10 टू द पावर 3। आपको पता है 10 टू द पावर 3 का मतलब आपके डेसिमल में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए, तो 1 2 3 राइट साइड से काउंट करते हैं तो 0.175 आपका विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमने चेंज कर दिया 7/40 को 0.175 में। ठीक है, तो ये कुछ रूल होता है किस तरह से हम टर्मिनेटिंग नॉन। हाँ, कभी कभी कंपटीशन में या फिर एग्जामिनेशन में ही आपको थोड़ा सा टेस्ट कर दिया जाता है, कुछ ऐसे नंबर दे दिए जाते हैं जिसमें हो सकता है कि ऊपर वाला जो टर्म है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कोई दूसरा प्राइम नंबर आ जाए तो उससे कैंसिल हो जाए, तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय। क्लास 9 में भी मैंने बताया। तो 441 अपॉन 240। ठीक है, तो इसमें हम 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 120 260 230 215 3 5 और 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 441 अपॉन 1 2 3 4 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। अब तो आप देखते ही बोल देंगे कि भाई सर ने बताया कि नीचे 2 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा अगर प्राइम नंबर आ जाता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन नहीं, उसके पहले मैं चेक कर लेगा कहीं ये जो दूसरा वाला प्राइम नंबर है ऊपर न्यूमरेटर से कैंसिल तो नहीं हो जा रहा है। तो देखिए +4 + 4 + 1 9 होता है, 3 से कैंसिल होगा तो 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 3 4 12 और 3 से 21। तो इसको हम लिखेंगे 147 अपॉन 2 का पावर 4 इंटू 5 का क्यूब 5 का क्यूब। अब मुझे नहीं बताना होगा मैंने 5 का क्यूब क्यों किया, क्योंकि 2 का पावर 4 है तो 5 का पावर 4 आना चाहिए, 1 ऑलरेडी है इसीलिए मैंने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हो जाएगा 147 इंटू 5 क्यूब, या इसको 125 कर लीजिए। ठीक है, और फिर 2 इंटू 5 का पावर 4 147 इंटू 125 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 14700 और 147 इंटू 25 कर लेंगे तो ये जाएगा 7 5 35 4 73 एंड 7 2 14 एंड 14 2 28 29। तो ये हो जाएगा 5 7 16 3 5 7 3 8 1। देख लीजिएगा आप एक बार मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन कहीं रॉन्ग होता है तो आप सही कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 18375 अपॉन 10 टू द पावर 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.8375। या फिर देख लीजिएगा अगर कहीं पे मिस्टेक होता है, सबसे मिस्टेक होती है कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो रही है तो आप कैलकुलेट करके डेसिमल अपने पॉइंट्स पर लीजिएगा। ठीक है, तो हमको बस क्वेश्चन में ये सीखना था कि कहीं पे अगर कोई दूसरा प्राइम नंबर आ जाता है तो कैंसिल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से चेंज करते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अगर विदाउट एक्चुअल डिवीजन कह रहा है तो आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन ही चेंज करना होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लगे हाथ, हम थोड़ा सा इरेशनल नंबर की भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो एक ऐसा नंबर जो एक्सप्रेस किया जा सकता है
नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल में, ठीक है, या फिर जिसे टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 01 है, फिर 001 है, फिर 001 है, फिर 401 है, तो इस तरह से एक रिपीटिंग पार्ट नहीं आ रहा है, नॉन रिपीटिंग पार्ट ही आ रहा है, और ये कंटिन्यूअस है इनफाइनाइट तक, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर जो कि स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आ सकता वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद वही है, जैसे ये क्यूब रूट भी है, क्यूब रूट में भी अगर कोई नंबर है बाहर नहीं आ सकता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये कुछ इरेशनल नंबर से है, ठीक है। इसमें जो सबसे फेमस है वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, प्रूव दैट रूट 3 इज रेशनल नंबर और प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर, या उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसकी टेक्निक को समझेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा इरेशनल नंबर के बारे में, और जैसे मैंने बताया आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हमेशा पूछा जाता है कि प्रूव करिए रूट 5 जो है वो इरेशनल है। रूट 5 के जगह पे कोई भी एक नंबर ऐसा होगा जो रूट से बाहर नहीं आ सकता होगा, उसको इरेशनल प्रूव करने के लिए कहेगा। तो कोई भी नंबर आपसे दिया जाएगा, बस आपको टेक्निक याद रहेगा तो आप उसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, उसे आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो बस 2 से 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एंड यू कैन प्रूव इट इजिली, ठीक है। अब रूट 5 सिर्फ एक कोई रूट अलग से नंबर दे सकता है या कोई इरेशनल नंबर भी दे सकता है, जैसे रूट 5 2 हो गया तो ये भी इरेशनल ही हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी अभी हम देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जैसे मैंने बताया, इसके जगह पे रूट 3 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबके लिए सेम स्टेप्स भी हम अप्लाई करेंगे, बस हमें नंबर चेंज कर देना होगा। तो देखिए इसकी टेक्निक बहुत ही आसान टेक्निक है, ध्यान दीजिएगा। कहेंगे लेट इफ पॉसिबल रूट 5 इज रेशनल, ठीक है। सबसे पहले रेशनल, तो देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन q। अगर हम मान लेते हैं कि अगर संभव हो, मान लो सब में लिखना होगा आपको, कि मान लेते हैं कि रूट 5 जो है वो रेशनल है, तो ये इसका मतलब हुआ कि रूट 5 इज इक्वल टू p बाई q, ठीक है। अब अगर यहाँ से रूट हटाना हो तो आपको पता है रूल, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं कभी भी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर 5 हो जाएगा और इधर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर मैं लिखूं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, अगर मैं लिखूं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो इलिस्ट्रेट क्या होगा, 6 के प्राइम फैक्टर से 2 एंड 3, फैक्टर से 2 एंड 3 मतलब हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड करता है 6 को या फिर 3 डिवाइड करता है 6 को, यानी 6 के बराबर जो भी प्रोडक्ट में नंबर्स है वो दोनों 6 को डिवाइड करते हैं, क्लियर। तो हम कह सकते हैं 2 डिवाइड 6 या 3 डिवाइड 6 अगर ये दोनों प्रोडक्ट में है तो, ठीक। उसी तरह से अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं 36, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 9, तो 4 भी डिवाइड करेगा 36 को और 9 भी डिवाइड करेगा 36 को, मतलब इन दोनों के स्क्वायर भी इसके स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, ऑलराइट। तो वही चीज यहाँ पे हमको करना है। देखिए p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर है, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 बिकॉज 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, therefore 5 डिवाइड्स p। ये लिखना होगा आपको, अपने स्टेप्स में लिखना होगा। और कैसे लिखना होगा मैंने बता दिया, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर है, तो इसका मतलब 5 इंटू q स्क्वायर हुआ, तो p स्क्वायर के बराबर तो प्रोडक्ट में तो 5 भी डिवाइड करेगा p को, और q स्क्वायर तो ऑलरेडी डिवाइड कर ही रहा है, यहाँ पे q स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 5 भी करेगा, ठीक है। तो रूट 5 नहीं कर रहा है लेकिन 5 कर रहा है। उसी तरह से हमने p को प्रूव कर दिया तो q को भी प्रूव करना है। तो अब क्या करोगे आप, जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसको किसी दूसरे वेरिएबल, दूसरे अल्फाबेट के बराबर मान लो। जैसे मान लो लेट p बराबर 5c, ठीक है, p बराबर 5c। अब p को हमने कर दिया तो p को अब हटा के हमें q को करना है, तो p बराबर 5c हमने माना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 रहता तो आप क्या कहते हैं, p बराबर 7c। अगर 3 रहता तो क्या कहते हैं, p इक्वल टू 3c। अगर 11 रहता तो क्या कहते हैं, p इक्वल टू 11c। देख रहे हैं ना, सिर्फ वही नंबर रहेगा। अब इसका भी स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 525c स्क्वायर। इसका बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर होगा। अब देखिए ये भी p स्क्वायर है और ये भी p स्क्वायर है, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड क्या हो जाएंगे, पहले लिख दिया इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया है, तो ये भी p स्क्वायर और ये भी p स्क्वायर। तो आपको पता है अगर x इज इक्वल टू 2 हो
और y इक्वल टू 2 तो इलस्ट्रेट क्या होता है, x भी 2 के बराबर y भी 2 के बराबर, तो x इक्वल टू y लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह p स्क्वायर के बराबर ये है, p स्क्वायर के बराबर ये है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 से कट जाएगा 25, 5 10 में होगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। और फिर से वही कहानी देखिए 5 डिवाइड्स q स्क्वायर देयरफॉर 5 डिवाइड्स q, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 5 डिवाइड्स q स्क्वायर देयरफॉर 5 डिवाइड्स q। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है p और q दोनों का। ठीक है, p को भी 5 डिवाइड कर रहा है और q को भी 5 डिवाइड कर रहा है, लेकिन कॉन्ट्रेडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि p q के और कोई फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ठीक है, ये इस बात का विरोध करता है कि अगर p अपॉन q रेशनल नंबर है तो उसका 1 के बाद कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 5 है। तो इस तरह से हमारा एसम्पशन जो है वो रॉन्ग है। हमारा जो हमने जो माना है कि एज्यूम किया है कि मान लीजिए कि पॉसिबल हो तो √5 रेशनल है, तो वो हमारा एसम्पशन रॉन्ग है, इसलिए √5 इरेशनल होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो आपको याद करना होगा हर एक प्रूफ में लिखने के लिए, चाहे वो कोई भी नंबर यहाँ पे दिया जाए। तो आपको देखिए कैसे लिखेंगे, हमने 5 को दोनों से डिवाइड किया, p को भी q को भी, तो यानी कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है p का भी q का, तो आपको एक सेंटेंस लिखना है 10 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। और बस एक कॉन्ट्रेडिक्शन वाला, कॉन्ट्रेडिक्ट मतलब होता है विरोध करना, कॉन्ट्रेडिक्शन द फैक्ट दैट p q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये कॉन्ट्रेडिक्ट करता है, इस बात का विरोध करता है कि p और q का 1 के बाद कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इस बात को आप अपने सेंटेंस में भी लिख सकते हैं कि बट इट कॉन्ट्रेडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q हैव ओनली कॉमन फैक्टर 1, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और एट लास्ट hence therefore our assumption is wrong, we considered wrong and hence √5 is irrational। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसीलिए ये लिख दिया, सेंटेंस गलत नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने इसको लिख दिया था। ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो इस तरह से आप √3 √7 और √11 का कर लेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये रिमाइंड हो जाएगा, आप एग्जामिनेशन में इसको आसानी से प्रूव कर सकेंगे। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 5 √2 इज इरेशनल। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम रेशनल इरेशनल की प्रॉपर्टी बताते हुए इसको प्रूव करते हैं। मैं इसमें रेशनल इरेशनल की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। जिन लोगों को प्रॉपर्टी पता नहीं होगी वो एक बार क्लास 9 वाला वीडियो सेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर देख लेंगे। ठीक है, पार्ट 4 में होगा। ठीक है, क्लास 9 के प्लेलिस्ट में। तो देख लीजिए, इसको प्रूफ करना हो तो इसको भी कहेंगे लेट इफ पॉसिबल 3 + 5 √2 इज इरेशनल। ठीक है, इसमें भी कहेंगे अगर पॉसिबल हो तो, यानी कि इरेशनल नहीं रेशनल कहेंगे। ठीक है, लेट इफ पॉसिबल 3 + 5 √2 इज रेशनल। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, 3 + 5 √2 में रेशनल क्या है, तो हमने 3 + 5 √2 को रेशनल कहा है, बट कहेंगे बट 3 इज रेशनल। 3 तो रेशनल होता ही है। ऑल्सो 3 + 5 √2 -3, ये देखिए, तो डिफरेंस का हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल। ठीक है, डिफरेंस जो है रेशनल का रेशनल होता है, तो 3 + 5 √2 -3, 3 से 3 कैंसिल, 5 √2 क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, उसी तरह से ऑल्सो 1/5 × 5 √2 करेंगे, कुछ भी कर सकते हो प्रोडक्ट, जैसे हमको हटा करके जो भी यहाँ पे होगा उसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, डिवाइड करिए, कुछ भी करिए, तो मैं प्रोडक्ट करके 5 को कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल्स इज रेशनल। ठीक है, 2 रेशनल का प्रोडक्ट भी क्या होता है, रेशनल ही होता है। तो यहाँ पे √2 भी क्या होगा, √2 इज रेशनल।
अब लास्ट में वही स्टेटमेंट लिखना है, बट इट कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, बट 2 इज इरेशनल, हेंस √2 इज इरेशनल। ठीक है, हेंस 3 + 5 √2 इज इरेशनल। इसमें 3 भी इरेशनल है, 5 इरेशनल है, बस √2 लग गया इसलिए पूरा इरेशनल हो गया है। इसीलिए हमें क्या करेंगे, हम चारों प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करके जो इसमें रेशनल नंबर है, जैसे 5 √2 इरेशनल हो गया, उसको हम रेशनल दिखा देंगे। ठीक है, मैंने सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंस की प्रॉपर्टी लगाई सब्ट्रैक्शन की, तो 3 - 3 5 √2 बचा, तो रेशनल, जबकि हमें पता है 5 √2 रेशनल नहीं है। फिर उसी तरह प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल्स इज रेशनल, √2 बचा, रेशनल होगा, जबकि हमें पता है √2 रेशनल नहीं है। इसलिए ये कॉन्ट्रेडिक्ट करेगा फैक्ट को कि √2 रेशनल है, देयरफॉर लास्ट में लिख देंगे हेंस 3 + 5 √2 इज इरेशनल। ठीक है, अब ऐसा 3 + 5 √2 - 5 √2 × 5 √2 कुछ भी करके देते हैं, तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन एक ही तरह से सॉल्व किए जाएंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा।